RICE, और उसको रिवर्स कर दो फिर एरिक, कि रिलैक्स योर इंटरकोस्टल मसल्स एंड कंट्रोल योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इनहेलेशन हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे दोनों, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी और एब्डोमिनल मसल्स भी। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। हेलो फिजियो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? वेलकम बैक। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दो सिंपल से स्टेप हैं। इंस्पायरेशन, फ्रेश एयर की एंट्री लंग्स में, एंड एक्सपायरेशन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू फाउल एयर जिसमें CO2 प्रेजेंट है उसको लंग से बाहर निकालना। और ये पूरी प्रोसेस बेसिकली डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, है ना। लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, किसका प्रेशर ग्रेडियंट? PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज होती है। चलिए देखते हैं कैसे पूरी प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन, तो देखो आपको 4 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आता है रिब्स, उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स, देन कम्स डायफ्राम, एंड फाइनली फोर्थ वन इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। तो ये 4 चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने हैं ड्यूरिंग बोथ द प्रोसेसेस, इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी। तो सबसे पहले हम डायफ्राम के रोल की बात करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि जो मसल फाइबर है डायफ्राम के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। सो इट बिकम्स फ्लैट, तो ये जो अपनी इस पोजीशन से फ्लैट हो जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी राइजेस अप, ठीक। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का, तो जो पल्मोनरी कैविटी है, जो लंग की कैविटी है, उसका वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और उसकी वजह से यहां पे जो प्रेशर था वो डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब पार्शियल प्रेशर अंदर कम हो गया, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर हाई है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर अंदर की तरफ मूव करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये इंटरकोस्टल मसल्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या रोल प्ले करेंगे? नाउ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वर्ड ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह की होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो ये कौन सी मसल्स हैं? दीज आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ओके। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, तो उसकी वजह से रिब और स्टर्नम दोनों ऊपर की तरफ रेज करेंगे, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड अप। आप खुद फील करके देखिए, आप इनहेल करके देखिए, आपका स्टर्नम, आपके रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगी। सो अगेन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, राइट। फिर से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर से का मतलब साइमल्टेनियसली। अब ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड सेम हाई पार्शियल प्रेशर से, एटमॉस्फेयर से लो पार्शियल प्रेशर किसमें? लंग्स में। तो गैसेस कहां से कहां मूव करती है? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर की एंट्री हो जाती है। सो इट इज नोन एज इंस्पायरेशन। तो अगर हम रूट देखें तो सबसे पहले क्या पार्ट होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं। देन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से होती हुई एयर कहां एंटर करेगी? फेरेंक्स में। देन इट लीड्स टू
लैरेंक्स, लैरेंक्स से कहां पहुंच जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के अंदर किसकी फाइन एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। एंड फाइनली इट गोज टू एल्वियोलाई विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। राइट बच्चों, तो चारों चेंजेस आपको पता चल गए। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डायफ्राम बिकम फ्लैट, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन की या एयर की एंट्री हो जाती है। एक्सपायरेशन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा उसका, कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो इस स्टेज में था वो इट बिकम समवट डोम शेप्ड। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? डोम शेप्ड, एज यू कैन सी हियर आल्सो, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एरिया कम हो गया। तो जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, इट ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड मैंने बताया था प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो P CO2 राइजेस अप इन द लंग्स, राइट। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है तो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ CO2 मूव कर जाएगी एंड इट इज नोन एज एक्सपायरेशन। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए, अब वहां पे क्या थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने कहा था दो टाइप की होती हैं, तो यहां पे क्या आ जाएंगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स है। तो ये अब क्या करेंगे? इनका होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट कहां पे होगा? फील करो, सांस छोड़ के देखो, रिब्स एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड, डाउनवर्ड, है ना। तो उससे भी क्या होगा? जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो क्या होगा? फिर से डिक्रीज। कौन सी साइड में? फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो गया। सो फ्रॉम लंग्स CO2 एटमॉस्फेयर में, जहां पे प्रेशर कम है तो यहां से CO2 चली जाएगी बाहर। सो इट इज नोन एज एक्सपायरेशन। तो रूट कौन सा हो गया? जस्ट रिवर्स कर दो आप उसको। तो यहां पे एल्वियोलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से होता हुआ ब्रोंकाई एंड सो ऑन, राइट। अब यहां पे हम जो ब्रीथिंग का रेट है, उसकी स्पीड है, उसको कई बार चेंज कर पाते हैं। वो क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करते हैं? ये एब्डोमिनल मसल कंप्रेस करेंगी एब्डोमन को, ठीक है। अब एब्डोमन के कंप्रेस करने से क्या होगा? उसका जो कंटेंट है, एब्डोमिनल कंटेंट, वो पुश होगा डायफ्राम की तरफ, वो डायफ्राम की तरफ जाएगा। और डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें पता है, ब्रीथिंग में। तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज कर जाता है बच्चों, ठीक है। एंड व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर रेज्ड अप एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन यही कंडीशन होती है, ठीक है। एक नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा? जो एब्डोमिनल मसल्स है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज बाकी स्टेप सेम होंगे। कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये जो हमने बात करी थी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की, कहां पे करा था हमने बच्चों? ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ही काम आती है, ठीक है।
नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी जो इंस्पायरेशन के स्टेप थे वही रिवर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। अब उसके बाद व्हाट इज द, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ मसल्स इन द कंप्लीट प्रोसेस, पूरी ब्रीथिंग प्रोसेस में मसल्स का क्या रोल है, तो पूरा मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। देखिए स्टेप्स की बात कर लेते हैं पहले, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग। हमने 3 स्टेप की बात करी, पहले हमने क्या क्या बताया, नॉर्मल इंस्पायरेशन, राइट, फिर हमने किसकी बात करी, नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड फाइनली हमने किसकी बात करी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, राइट। ये 3 स्टेप हमने डिस्कस किए या होते भी हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। अब कौन कौन सी मसल्स यहां पे इन्वॉल्व हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है, उनका यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन को सी से लिख देते हैं, रिलैक्सेशन को आर से लिख देते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी टीसी, उस पर क्या इंपैक्ट होता है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में 2 टाइप के मसल्स इन्वॉल्व है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट। तो ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। जबकि नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम है वो इन्वॉल्व होगा और सेम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी, लेकिन कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, दोनों की दोनों रिलैक्स कर जाएंगी, तो उसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक्सपायरेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम और एक्सटर्नल की जगह इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड तीसरा यहां पे क्या इन्वॉल्व हो जाती है, एब्डोमिनल मसल्स। ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये डायफ्राम तो फिर से रिलैक्स करेगा क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगे, ये तो रिलैक्स कर जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे दोनों, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी और एब्डोमिनल मसल्स भी। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। आप एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड देख सकते हैं, व्हाट इज इंस्पायरेशन, व्हाट इज एक्सपायरेशन, जो जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो सारा का सारा, ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, 12 to 16 टाइम्स, राइट, नॉर्मल टाइम्स पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, उसको किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्पायरोमीटर, ठीक है, और उसी से हम ब्रीथिंग का रेट भी मेजर कर सकते हैं। अब ये फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रीथिंग। सबसे पहले बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो एयर बाहर जाएगी, लंग्स में प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर आएगी। इंट्राप्लूरल प्रेशर, सॉरी इंट्राप्लूरल, कि जब लंग की कैविटी में नेगेटिव प्रेशर होता है तो ये सक्शन पंप की तरह काम करता है जिससे लंग्स इन्फ्लेटेड रहते हैं। लेकिन नेगेटिव ब्रीथिंग प्रेशर क्या होता है कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, लंग प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और ये मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड सब में देखने को मिलता है। उसके अपोजिट पॉजिटिव प्रेशर क्या होगा कि बक्कल कैविटी में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से एयर जाती है लंग्स में। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट का मतलब वो एनिमल्स कैन नॉट ईट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हम तो खाते खाते भी बात कर लेते हैं, खाते खाते भी रेस्पायर कर लेते हैं क्योंकि वहां पे नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, लेकिन फ्रॉग्स में ये पॉसिबल नहीं होता। तो पूरे स्टेप को अगर आप
समराइज करना चाहो तो आप एक वर्ड याद रख सकते हो, राइस, RICE, और उसको रिवर्स कर दो फिर एरिक, कि रिलैक्स योर इंटरकोस्टल मसल्स एंड कंट्रोल योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इनहेलेशन हो जाएगा। इनहेलेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं बट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिक सी चीज है, बहुत सिंपल वे में आप इसको याद रख सकते हैं, राइस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन में पूछिए कमेंट सेक्शन में।